आइए, मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित वे अधिकार हैं जो मनुष्य जीवन में जन्म लेने मात्र से नैसर्गिक रूप से न सिर्फ भारतीय नागरिकों को वरन विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। बताया था आपको। मूल अधिकार व्यक्ति के भौतिक मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक विकास हेतु आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? वे राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। राज्य के खिलाफ बोल रहा है ना, राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। मैंने राज्य की परिभाषा बताई थी आपको कल। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में सबसे पहले राज्य की परिभाषा बताई गई। राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आपका स्थानीय प्राधिकरण जैसे पंचायत, नगर पालिका, आपके गैर संवैधानिक निकाय जैसे सरकारी कंपनियां, शॉर्ट में ONGC, सेल, ये सब सरकारी कंपनियां। इसके अलावा और भी है, जैसे निजी व्यक्ति भी आता है, लेकिन वो अभी आएगा 12 में तो डिटेल में बता दूंगा। आप समझ गए? राज्य के खिलाफ, राज्य के खिलाफ मतलब चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो आपके मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती। उसको सुनिश्चित करना होगा कि आपको मिले। तो क्या बोल रहा है वो? इसीलिए राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करता है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्धृत है, बिल ऑफ राइट्स। संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स। किसी भी परीक्षा में छोटे से छोटे एग्जाम पूछता है कि ये जो भाग 3 मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार है, किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और उसमें भी कहाँ? तो बिल ऑफ राइट्स। वहाँ जो मूल अधिकार है वो लोग बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, वहाँ से लिया गया। भाग 3 भारत का मैग्ना कार्टा। आपसे पूछेगा भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3। मैग्ना कार्टा कहे जाने का एक कारण भी है, बता देता हूँ। 1789 सर्वप्रथम फ्रांस ने अपने संविधान के तहत मूल अधिकारों को शामिल किया। अब देखो आप, हम फैक्ट क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय संविधान ने मूल अधिकार लिया कहाँ से? अमेरिकी संविधान से। लेकिन सबसे पहला देश जिसने अपने संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया वो कौन था? फ्रांस। ये देखो अलग तथ्य बन गया, ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहला देश जिसने अपने संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया वो था फ्रांस, 17। फिर मैग्ना कार्टा देखो, क्यों भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉर्ज, इंग्लैंड के किंग जॉर्ज, ये तो प्रश्न नहीं बनेगा कौन था इंग्लैंड का किंग जॉर्ज। इंग्लैंड के किंग जॉर्ज अधिकारों का एक घोषणा पत्र है जिसे सामंतों के दबाव में जारी किया गया। तो सबसे पहले 1215 में सबसे पहले मूल अधिकारों की चर्चा कब हुई थी? जब 1215 में इंग्लैंड का राजा था किंग जॉर्ज, तो सामंतों के दबाव में उसने कुछ मूल अधिकारों की घोषणा की थी। और वैसे ही हमारा है मौलिक अधिकार का लिस्ट, इसीलिए इसे कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। सबसे पहले अगर किसी ने मूल अधिकारों की घोषणा की थी 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉर्ज ने की थी। सामंत समझते हो? सामंत देखो, सामंत को सही अर्थ में समझ जाओ। ये बड़ा सा एक साम्राज्य है और कोई एक राजा होगा। इस साम्राज्य का कोई एक राजा होगा। अब बड़ा साम्राज्य होता है तो एक राजा उतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाता, तो करता क्या है? वो क्या करता है? अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त कर देता है, छोटे छोटे प्रांत बना देता है ना। अपने पूरे साम्राज्य को प्रांत बना देता है। फिर क्या करता है? अपने करीबी लोगों को इस प्रांत का सामंत नियुक्त कर देता है। यहाँ भी सामंत नियुक्त कर देता है, यहाँ भी सामंत नियुक्त कर देगा। राजा यही है। ये सारे सामंत किसके प्रति जवाबदेह हैं? राजा के प्रति। भाई लेकिन डेली टू डेली पूरे राज्य के कोने कोने का शासन ये अकेले नहीं चला सकता। तो करता क्या था कि ये सामंत इनको बना देता था सामंत। सामंत मतलब समझ जाओ कि राजा अब इनको ये भी बोल सकता है सैलरी कैसे देगा कि इतने भूमि का जो कर आएगा वो तेरा, इतने भूमि का जो कर आएगा तेरे प्रांत से तेरा, ऐसा भी कर सकता था। या मौद्रिक वैल्यू भी तय कर सकता था। उसके बदले में ये सामंत जो है यहाँ का शासन, इस प्रांत का शासन चलाते थे और जो भी कर होता था वो पहुँचाते थे। तो ये सामंत वास्तव में एक बड़े राजा के अंदर छोटे राजा थे, छोटे राजा। आप बोल सकते हो जमींदार भी बोल सकते हो, लेकिन ये जमींदार उस समय राजा के तहत काम करते थे और वो किसी एक हिस्से के स्वामी हो जाते थे। स्वामी मतलब
प्रशासन उनके हाथों में होता था। बात क्लियर हो गई? ये सामंत है। इनको अंग्रेजी में फ्यूडल्स कहा जाता था। तो सामंत जो है वो बहुत परेशानी खड़ा किया करते थे 1215 में। तो जो राजा था किंग जॉर्ज, क्या होता था कि राजा तो जा के देख नहीं सकता, तो ये सामंत क्या करते थे, यहाँ मनमानी करते थे, तो लोगों का शोषण होता था। क्योंकि सामंतों को एक हिस्सा, एक निश्चित हिस्सा पहुंचाना होता था राजा के पास, तो सामंत क्या करते थे, बहुत ज़्यादा जनता से शोषण करते थे। तो शोषण होगा तो अधिकारों का हनन होगा। तो इसीलिए फिर किंग जॉर्ज ने घोषणा पत्र जारी किया, ये अधिकार होंगे नागरिकों के। अब कोई भी अगर इसका वो करेगा उसे वो दंडित किया जाएगा। अब हुआ ये, इसी को मैग्ना कार्टा कहा गया इंग्लैंड का। अब उसी तरह भारत में मौलिक अधिकार उसी प्रकार की एक लिस्ट है जो नागरिकों को दी गई। इसीलिए भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, भाग 3 मौलिक अधिकार। यह नागरिकों के अधिकार के संबंध में पहला लिखित पत्र था। ये वाला ये लिखित पत्र था। असल में एक बात जान लो आप, ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है ना, ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। परंपरा जो चली आ रही है उसके अनुसार शासन करते हैं, है ना। लिखित संविधान लेकिन भारत का है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे जानते हो आप? 7, लेकिन वर्तमान में कितने? 6। आइए, चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1978 संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से, कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटाया जाए। 44वां संविधान संशोधन 1978 भाग 3 से हटा दिया गया। पूरी संविधान से हटा दिया क्या? नहीं, वहां से हटाया, भाग 12 में रखा। कहाँ रखा? भाग, और उसके लिए एक नया अनुच्छेद बनाया 300 का नया अनुच्छेद बनाया, यहाँ रख दिया। और आपको कल मैंने बताया था कि 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार। मतलब सामान्य जो विधिक प्रक्रिया है, लीगल प्रक्रिया है, उसके थ्रू आप जाएंगे तो आपको ये अधिकार वापस मिलेगा। जबकि मौलिक अधिकार के लिए विशेष उपचार है। आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट ना। ठीक है, विधिक या कानूनी अधिकार बना दिए गए। आइए, 6 मूल अधिकार ये हैं, आपके क्रम से याद होने चाहिए। मेरे ख्याल से कल की क्लास से आपको याद होगा। सबसे पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा अब आपका हो गया शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार, और छठा हो गया संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब आइए, मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या क्या है। मूल अधिकार न्यायोचित है, बताया था मैं आपको। न्यायोचित मतलब आप न्यायालय जा सकते हैं। मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में आपको न्यायालय जाने का अधिकार है, तो न्यायोचित है। मूल अधिकार जो सिर्फ भारतीय, ये पहले भी देख चुके हैं, 15, 16, 19, 29, 30, एकदम लय में रट जाओ। 15, 16, 19, 29, 30। मेरे को लय में याद रखता हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें, कविता जैसे याद होती है। उठो लाला आँखें खोलो, पानी लाई मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, याद है? नहीं पढ़े उस? अबे पहली दूसरी कक्षा में था ही नहीं था। मुझे तोड़ना मन माली उस पथ पर देना, तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चलाने, ये भी नहीं पढ़े? पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी। अच्छा, लेकिन तुम लोगों को गारंटी है एक कविता, एक अंग्रेजी पोएम जरूर याद होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, याद है? बाबा ब्लैक शिप भी याद होगा, ABCD भी याद होगा जेड तक। लेकिन साला अभी बोल दूं मैं कि व्यंजन पूरा क्रम से सुनाओ तो शायद याद नहीं होगा। याद है? लय से गलती नहीं होना चाहिए, क से लेकर ज्ञ तक। याद है? पक्का है? मैं एक दिन क्लास में पूछा था भैया, 50 में से 1 को मालूम था बस। अब पूरे की पूरी बैच हिंदी मीडियम की थी। वो होना नहीं चाहिए। ABCD याद है लेकिन कखा गगा क्यों भूल जाते?
क्योंकि तुम लोगों ने हिंदी को खुद महत्व नहीं दिया। तुम लोग हमेशा पीछे पड़े रह गए। तुम लोगों को लगता था कोई अंग्रेजी में बात करता है, बोलता है तो वाह कितना ज्ञानी आदमी, और हिंदी भाषा को तुम लोग खुद उपेक्षित कर दिए। इसीलिए तो दिक्कत है। अंग्रेजी कविता याद होगी लेकिन हिंदी याद नहीं होगी। लेकिन मैं किसी भी भाषा को तवज्जो देता था बराबर, इसलिए मुझे अंग्रेजी भी याद रहती है और हिंदी भी याद रहती है, और इसीलिए मेरी दोनों भाषा ठीक है क्या? लेकिन हिंदी वाले अंग्रेजी को अंग्रेजी जो बोलता है उसको ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं। ना वो हिंदी के रहे पूरे, ना अंग्रेजी के रहे, किसी एक साइड के पूरे तो रहते ना। अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनी बताया था विशेषता, प्रवर्तनी भी है। प्रवर्तनी का मतलब न्यायालय आपको लागू करवाएगा, न्यायालय आपको अधिकार वापस दिलवाएगा। प्रवर्तनी का मतलब मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। आपसे पूछ दे कोई कि आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षक और गारंटर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। संरक्षक और गारंटर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त होगा। आपको पता है राज्य के खिलाफ आपको अधिकार प्राप्त है। राज्य आपको छीन नहीं सकता, इसीलिए राज्य के खिलाफ है। राज्य क्या केंद्र सरकार आपका मौलिक अधिकार छीन सकता है? नहीं छीन सकता, इसीलिए राज्य के खिलाफ प्राप्त आपको अधिकार है। मूल अधिकार असीमित नहीं है। अब इस शब्द को भी ध्यान दो, मूल अधिकार असीमित नहीं है। अगर मैं नहीं को हटा के इसी को अन्य शब्दों में बोलना चाहूं तो क्या बोलूंगा? सीमित है, असीमित नहीं है। मैं नहीं हटा के बोलना चाहता हूं, मैं क्या बोलूंगा? मूल अधिकार आपका सीमित है, बोल सकता हूं। इस शब्द को मैं इस तरह नहीं तो ऐसे बोल सकता हूं, मूल अधिकार आपका सीमित है, बोल सकता हूं। आपका मूल अधिकार सीमित है। अब ये कहने का अर्थ क्या है? देखो भाई, आपको अभी आगे पढ़ोगे आप कि आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप किसी गली मोहल्ले में माइक लगा के किसी को भी रोगा भड़वा तोर मुर्दा रहेंगे तोर खटिया रहेंगे नहीं बोल सकते ना। फिर आपको पुलिस में कंप्लेंट हो जाएगा, आके धर लेगा। फिर बोलोगे अबे मोर मौलिक अधिकार है, मोर संविधान मोला मौलिक अधिकार दे है वाक एवं अभिव्यक्ति के। तो बोल ही देख टेट का तो संविधान आधा पढ़े। यही संविधान में लिखा है कि मूल अधिकार सीमित है आपका, अर्थात मूल अधिकार असीमित नहीं है। मतलब इसी संविधान ने आपके मौलिक अधिकारों पर तार्किक निर्बंधन भी लगाए हैं। निषेध, जिसे क्या कहा जाता है? निषेध, अंग्रेजी में रिस्ट्रिक्शंस, तार्किक। ये निश्चित तौर पर भारतीय संविधान आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन कुछ आधारों पर आपके इस अधिकार को प्रतिबंधित भी संविधान करता है। जैसे आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे दंगे भड़क जाए। अगर आप दंगा भड़काने वाला भाषण दे रहे हो तो आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसे आप किसी को अपराध करने के लिए उकसा रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो आपके मौलिक अधिकार को रोका जा सकता है। ये पढ़ेंगे हम डिटेल। आप ये समझ गए ना, मूल अधिकार आपके सीमित असीमित हैं क्या? नहीं, असीमित नहीं है, बल्कि असीमित नहीं है। और इसी को दूसरे शब्दों में बोल देंगे तो मूल अधिकार आपके सीमित हैं। क्यों? क्योंकि इसी संविधान ने आपको जो मौलिक अधिकार दिया है, यही संविधान आपके मौलिक अधिकारों पर कुछ तार्किक निर्बंधन या निषेध लगाता है। क्लियर है बात? आइए, मूल अधिकार स्थायी नहीं है। एक और चीज, अब देखो, स्थायी नहीं को मैं क्या बोल सकता हूँ? अस्थायी बोल सकता हूँ। अगर मैं इसी को क्या बोल सकता हूँ? मूल अधिकार आपके कैसे हैं? अस्थायी। अब इसको समझो, क्या संविधान ने जो आपको मौलिक अधिकार दे दिया है, क्या जीवन पर्यंत पूरे पृथ्वी के लाइफ तक वो मौलिक अधिकार बना रहेगा? नहीं। संसद संविधान में संशोधन कर आपके मौलिक अधिकारों को घटा बढ़ा सकता है। समझ रहे हो? तो कभी भी कोई भी मौलिक अधिकार स्थायी नहीं होगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण थोड़ी देर पहले आपने देखा है। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से आपके भाग 3 से हटा दिया गया है। अब वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन कभी हुआ करता था।
भविष्य में ये भी हो सकता है कि संसद जो है एक कोई नया मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में जोड़ दे, तो संसद संविधान में संशोधन कर आपके मौलिक अधिकारों को घटा बढ़ा सकता है। इसीलिए मूल अधिकार कैसे हैं? स्थायी नहीं है। क्लियर है बात? मूल अधिकार स्थायी नहीं है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 20 और 21, ये अभी तथ्यात्मक आप पढ़ें क्योंकि आप बाद में आपातकाल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बता दूं, जब आपातकाल की बात आ ही गई है तो देखिए, आपातकाल भारतीय संविधान 3 प्रकार के आपातकाल की बात करता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल, केवल आपको जानने के लिए ना, एकदम बहुत अंदर मत घुसिएगा। आप पूछना चाहोगे इसमें तो मैं तो अभी आपातकाल पढ़ा डालूं पूरा, लेकिन समस्या ये है कि आप मुद्दे से भटक जाओगे। जितना मैं बताऊं आगे है आपातकाल शब्द तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा वो ना हो। राष्ट्रपति शासन, एक होता है आपका वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये पूरे भारत या भारत के किसी एक हिस्से में लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल नाम से ही लग रहा है आपको राष्ट्रीय, या तो पूरे भारत में लगता है या भारत के किसी एक हिस्से में लगता है। राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है, पूर्ण राज्य में लगता है। कहाँ लगता है ये? पूर्ण मतलब एक किसी राज्य में लगता है, पूरे राज्य में लगता है। और वित्तीय आपातकाल भी पूरे भारत में। वित्तीय आपातकाल किसी एक हिस्से में भी नहीं लगेगा, ये लगेगा तो पूरे भारत में, पूर्ण भारत। अब वो बोल रहा है कि किस आपातकाल के दौरान आपके मौलिक अधिकार प्रभावित होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके मौलिक अधिकार यहाँ प्रभावित नहीं होते, आपके मौलिक अधिकार यहाँ प्रभावित नहीं होते। लेकिन जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आपके मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। आपके मौलिक अधिकार निलंबित किए जाए। आप खत्म नहीं बोल सकते। आप क्या बोलेंगे? आप निलंबित। निलंबित मतलब थोड़े समय के लिए आपसे ले लिया गया, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होगा तो आपको वापस ऑटोमेटिकली मिल भी जाएगा। अब इसमें सवाल आता है, इसमें जब आप पढ़ोगे राष्ट्रीय आपातकाल तो आप पढ़ोगे अनुच्छेद 19 के तहत जो आपके 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार है स्वतः निलंबित हो जाते हैं, और बाकी जो मौलिक अधिकार बचे आप राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। लास्ट वाला पढ़े थे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में निलंबित कर सकते हैं। मतलब अनुच्छेद 19 से तुरंत स्वतः समाप्त, निलंबित, तुरंत स्वतः निलंबित हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। लेकिन बाकी जो बचे मौलिक अधिकार, अगर वो आपका हनन होता है तो आप उस समय, अगर राष्ट्रपति ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित कर दिया तो हनन की स्थिति में आप न्यायालय जाने का अधिकार से वंचित हो जाते हैं। बारीकी हम देखेंगे उस समय, फिलहाल जो बोला समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन आपको क्या याद रखना है, एक 2 अधिकार हैं आपके जो कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते, वो है 20 और 21। ये फिलहाल के लिए ये याद रखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जो कभी निलंबित नहीं होते, वो हैं 20 और 21। 20 क्या है? वो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है 20, और 21 है जीवन जीने का अधिकार, वो भी गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। तो 20 और 21 ये दोनों आपके राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कभी निलंबित नहीं होते। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मतलब ऐसा नहीं है कि भैया किसी को भी कुछ भी आरोप लगाकर किसी को भी उस समय कैद कर दिया जाए। उनके कुछ अधिकार होते हैं, जो कैदी होते हैं ना, जिनको डिटेन किया जाता है, उनके भी कुछ अधिकार होते हैं, जैसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना, गिरफ्तारी का कारण बताया जाना और अपने वकील से परामर्श का अधिकार, ये निलंबित नहीं होते। और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसको सामान्य भाषा में हम जीवन जीने का अधिकार कहते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल लग गया इसका मतलब ये नहीं है कि आर्मी को छूट मिल गया किसी का भी प्राण हर लो, नहीं भैया, आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है।
तो 20 और 21 कभी राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में भी निलंबित। अब मैं इतना डिटेल इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप अभी खत्म होते होते आप रट जाओगे कौन सा अधिकार, कौन सा मौलिक अधिकार। ये बाद में करेंगे, क्रम से आएंगे, 32, 33, 34 क्रम से बाद में करेंगे। आइए मूल अधिकारों के अनुच्छेद। अब समानता का अधिकार सबसे पहले पढ़ेंगे। 12 तो मैं बता चुका हूँ। 12 कहाँ गए रे? अनुच्छेद 12 कहाँ गया? तो 12 और 13 पहले होने चाहिए थे। अच्छा, ये वो है। इसके बाद डिटेल में शुरू होगा 12। ये यहां से शुरू करते हैं। चलिए, अनुच्छेद 12 सबसे पहले 12 से लेकर 35 याद रहेगा ना। भाग 3 के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेकर 35। भाग 1 से 4, भाग 2 5 से 11 और भाग 3 12 से 35। अनुच्छेद 12 में सबसे पहले क्या बताया गया? राज्य की परिभाषा। अब यहाँ आपको बता रहा हूँ 1 से लेकर 51 तक अनुच्छेद आपको याद रखने होंगे, कौन से अनुच्छेद में क्या है। अभी तक याद है? 11 तक है। पहला क्या है? भाग बोल रहा हूँ क्या? मैं अनुच्छेद बात कर रहा हूँ। भारत, इंडिया, हाँ, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। 2, किसी भी नए राज्य का प्रवेश। 3, नए राज्यों का निर्माण, नाम परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन। 4, संसद को पावर की 2 और 3 से संबंधित संविधान संशोधन 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, 26 जनवरी 1950 की स्थिति। 6, पाकिस्तान से भारत आने वालों को नागरिकता। फिर अगले में है यहाँ से पाकिस्तान जाकर वापस आने वालों को नागरिकता। 8, हाँ, भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता। यही था 8। 9, स्वेच्छा से किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता लेने पर नागरिकता की बर्खास्तगी था। 10वां नागरिकता के अधिकार का बना रहना। 11, संसद द्वारा नागरिकता संबंधी कानून का विनियोजन ना होगा। अभी शुरू किए हो लेकिन रट जाना है। अभी आपको इस सप्ताह टेस्ट का सिलेबस क्या होगा? मैथ्स में कौन सिलेबस है? मैथ्स में परसेंटेज। और यहाँ आपका भाग 2 और भाग 3 जो होगा, कल भी क्लास होगी ना, बताया था कि नहीं? कल भी क्लास है। दशहरा छुट्टी हो गया और साला दिवाली ना चाहते हुए भी लोग छुट्टी मारेंगे, तो कल भी क्लास है। आइए, केंद्र सरकार एक याद रखना राज्य की परिभाषा में। अनुच्छेद 12 राज्य के कौन कौन शामिल है? राज्य सरकार, स्थानीय निकाय जैसे पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड, सुधार न्यास। ये एक साथ है। ये सुधारना है इन्होंने, वैधानिक या गैर, ये है सांविधिक है। ये सांविधिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल। ठीक, निजी निकाय बाद में जोड़ा गया। इसको मैं अलग, अच्छा एक काम करना, तुम उसको इधर लेना, इसको इधर करना, इसको इधर करना और इसको अलग कलर से डिनोट कर देना। ठीक, चलो समझाता हूँ। आपसे कोई पूछे कि अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में क्या शामिल है, तो आप बोलोगे सर ये शामिल है, ये शामिल है, ये शामिल है और ये शामिल है। फिर बोलोगे सर इसे निजी निकाय क्यों जोड़ के रखे हो? तो मैं बता दूं आपको, ये अभी भी संविधान में नहीं जुड़ा हुआ है। इसी को लिए बोल रहा हूँ, इसको अलग से इधर रखना और यहाँ पर नीचे लिखना इसके सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय, हालांकि नोट्स में कहीं होगा लेकिन चार्ट में भी दिखे। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी वाद में फैसला सुनाते हुए ये कहा
कि निजी निकाय भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में शामिल माना जाएगा। संविधान में लिखा नहीं गया है लेकिन माना जाए। क्यों? क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। केस की सुनवाई के दौरान उन्होंने कह दिया कि अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में निजी निकाय भी माने जाएंगे, मतलब प्राइवेट बॉडी, मतलब धीरूभाई अंबानी का कंपनी माना जाएगा। समझ रहे हो बात? लेकिन एक दशा है, एक दशा, वो निजी निकाय अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में समझे जाएंगे जो सरकार के एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। सरकार के एजेंसी, जैसे समझाता हूँ। मान लो सरकार ने नेशनल हाईवे के बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया अंबानी को, अंबानी ने लिया कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कॉन्ट्रैक्टर है किसका? सरकार का। सरकार ने उसको एजेंसी दी है, भैया तू रोड बनाएगा, तो वो निजी निकाय शामिल हो गया। अब मान लो वो रोड बना रहा है ना, और वो कंपनी किसी कारण से आपके मौलिक अधिकार का हनन करती, तो भी किसके? राज्य की परिभाषा के तहत मानी जाएगी। मतलब उसके खिलाफ भी आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट बॉडी शामिल है। लेकिन निजी निकाय ऐसे ही कोई छोटा मोटा कोई दुकान है, वो राज्य की परिभाषा के तहत नहीं माना जाएगा। लेकिन वो सारे निजी निकाय जो सरकार के एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं वो राज्य की परिभाषा में माने जाएंगे। लेकिन अगर सामान्य प्रश्न आया तो राज्य की परिभाषा में पांचों शामिल हैं। लेकिन अगर ऐसा बोल दे कि संविधान के अनुसार अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में कौन शामिल है, नहीं ऐसा प्रश्न है, तो आप इसको शामिल करोगे? इसको तब नहीं करोगे क्योंकि संविधान में लिखा नहीं। बात समझ रहे हो? देखो लिखा होगा निजी इकाई एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है वो सर्वोच्च न्यायालय, और लिखा भी किसके अनुसार? सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार। क्लियर है? तो राज्य सबसे पहले ही अनुच्छेद में प्रश्न है ना। आप सोचो कि जैसे छोटे मोटे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम देखें अपन, एसएससी, जीडी, एमटीएस, ये सब में इतने अंदर नहीं जाएगा। लेकिन ग्रेजुएट लेवल कोई भी एग्ज़ाम हो गया, आजकल एसएससी सीजीएल भी जा रहा है, और व्यापम का तो ये समझ जाओ 12वीं बेस एग्ज़ाम जा रहा है। 12वीं बेस एग्ज़ाम की भी सीमा नहीं है, अब वो भी चला जाएगा। तो यहाँ का छत्तीसगढ़ स्टेट का कोई भी 12वीं बेस एग्ज़ाम भी दे रहे हो ना, तो समझ जाओ थोड़ा आपको डिटेल ही पढ़ना चाहिए। राज्य की परिभाषा है, वहाँ तक चला जाएगा। अनुच्छेद 13 ये बोल रहा है, तो 12 याद रहेगा क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 संविधान के अनुसार अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में क्या क्या शामिल है? सबसे पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा स्थानीय निकाय जैसे पंचायत, नगर पालिका, चौथा सांविधिक या गैर संवैधानिक निकाय, जब मतलब शॉर्ट में समझने के लिए क्या बोल सकते हैं? सरकारी कंपनियां, LIC, ONGC से ये सब। और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राज्य की परिभाषा में एक और चीज़ मानी गई, निजी निकाय। निजी निकाय या निजी इकाई जो सरकार की संस्था के रूप में कार्य करे, वो माना गया। 13 बोल रहा है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य हो। ये बोल रहा है एकदम सीधा सीधा। मतलब क्या बोल रहा है? मूल अधिकारों से असंगत मतलब जो मौलिक, जो वो विधियां, वो कानून जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। असंगत मतलब विरुद्ध, या वो विधियां या वो कानून जो आपके मौलिक अधिकारों को कम करती हैं, ऐसी सारी विधियां क्या हो जाएंगी? शून्य। ऐसी सारी विधियां प्रभावी नहीं रहेंगी, शून्य हो जाएंगी। समझो आप क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। कभी भी पूछेगा 13 में क्या है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां क्या हो जाएंगी? शून्य। शून्य का मतलब रद्द नहीं होंगी। देखो रद्द शब्द का इस्तेमाल नहीं किया वो कि विधियां रद्द हो जाएंगी ना, वो क्या बोल रहा है? वो विधियां शून्य होंगी। शून्य होंगी मतलब प्रभावी नहीं होंगी।
अब समझो इसको। यह अनुच्छेद न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। मैंने बताया, आप आगे पढ़ोगे 13-26, अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होंगी। अब ये जो चीज़ें हैं ये समझ जाओ, पीएससी लेवल के एग्ज़ाम के प्रश्न है कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात 368 के तहत संविधान संशोधन पर लागू नहीं होंगी, है ना। इसको थोड़ी देर बाद समझोगे आप। पहले मैं 13 के तहत जो चीज़ें आ रही हैं पहले उसको समझा दूँ, उसके बाद इसको समझाऊँगा। आई कहाँ गए 13 के तहत वो सब? ये फिर से, अरे यार लॉ विधि ये सब कहाँ गया? आगे है क्या? ये देखो। अच्छा, डिटेल यहाँ से शुरू हुआ है, ये लो यहाँ समझा देखो, आपके नोट्स में सब दिया हुआ अब जब हम अनुच्छेद 13 पढ़ रहे हैं तो इस अनुच्छेद 13 के तहत 3 सिद्धांत देखेंगे हम। कहीं भी दाग सकता है आपसे। एक है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरल एक्लिप्स। कहाँ गया? ये है, यहाँ से शुरू करते हैं। आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। ये किससे संबंधित है? 13 से संबंधित 3 सिद्धांत आप पढ़ने वाले। एक आच्छादन का सिद्धांत, एक पृथक्करणीयता का सिद्धांत और एक अधित्याग का सिद्धांत। हाई फाई एग्जाम में पकड़ेगा, वन लाइनर वाले एग्जामों में मुझे नहीं लगता पकड़ेगा, लेकिन जैसे व्यापम का ग्रेजुएट लेवल पीएससी यूपीएससी पकड़ता है। क्या है समझो आप। अनुच्छेद 13 के क्लॉज 1 में ये सिद्धांत है। 13 के क्लॉज 1 ना, ये बोल रहा है कि संविधान के लागू होने से, अरे यार का संबंध संविधान के जोड़ो तो, संविधान के लागू होने से पूर्व, है ना, उसमें लिखा है संविधान के लागू होने के पूर्व उन विधियों से है जो मूल अधिकारों से असंगत है तथा उन्हें ग्रहण समाप्त नहीं वरन लागू नहीं। भविष्य देखो ये क्या बोल रहा है। अच्छा वहाँ सुधरा हुआ है ना, इसमें सुधार देना या मार्क कर लो। देखो हमारा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, ये है ना लागू की तारीख। और हम आज़ाद हो गए थे 1947 में। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। ठीक, तो बहुत सारी विधियां अंग्रेजों के ज़माने की, ये विधियां अंग्रेजों के ज़माने की आज़ादी से पहले, फिर कुछ विधियां हमने इसके बाद बनाई हैं। भले हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, संसद तो बन गया था, कुछ विधियां हमने यहाँ बनाई। अब ये बोल रहा है कि संविधान के लागू होने से पूर्व की विधियां, संविधान के हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले की वो विधियां, संविधान लागू हुआ तभी तो हमें मिला ना मौलिक अधिकार। हमें मौलिक अधिकार कब मिला है भाई? संविधान लागू होने के बाद मौलिक अधिकार। यदि ये विधियां हमारे मौलिक अधिकार के असंगत हैं, ये विधियां मतलब हमारे मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, ये विधियां, अगर ये कानून लागू रहेगा तो हमारे मौलिक अधिकार को छीनता है, ठीक, या फिर हमारे मौलिक अधिकार को कम करता है। तो ये कह रहा है आच्छादन का सिद्धांत कि ये जो विधियां हैं जो संविधान के लागू होने से पूर्व की हैं, वो यदि मौलिक अधिकारों के असंगत हैं या फिर अल्पीकरण करती हैं तो इन विधियों पर लग जाएगा ग्रहण। क्या लग जाएगा? इन विधियों पर ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण, ग्रहण लगना जानते हो ना? ग्रहण जब लगता है, ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं ना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण लग गया मतलब हमें क्या दिखाई नहीं देगा। अगर हम बोल रहे चंद्र ग्रहण लग गया है तो क्या नहीं दिखाई देगा? चांद नहीं दिखाई देगा। कभी सोचे हो कि चांद हमें क्यों नहीं दिखाई देता?
एक सीध में आ जाते हैं। एक सीध, जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा। आपको पता है चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती, सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है, और जो परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन, उससे चंद्रमा हमको चमकता दिखाई देता है। मान लो चंद्रमा यहाँ आ गया, घूमते घूमते पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते यहाँ एक सीध में आ गई, इसकी तो रोशनी है नहीं, और सूर्य, अच्छा सॉरी, ये इधर आ गया, इधर 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 इधर, अब ये पृथ्वी की आड़ में छिप गया। सूरज की रोशनी क्या चंद्रमा पे पड़ रही? नहीं, चंद्रमा में सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, तो चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये हो गई चंद्र ग्रहण की स्थिति ना। हाँ बिल्कुल, पृथ्वी बीच में ही तो है। चंद्र ग्रहण की स्थिति में सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होगी, और सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा यहाँ आ जाएगा, तो सूर्य का रोशनी रोक लेगा, तो सूर्य ग्रहण होगा। वो ज्योग्राफी में देखेंगे यार, वो ग्रहण बात हुई तो मैं, ग्रहण लग गया मतलब ये छुप जाएगा। अब ग्रहण का मतलब ये हो गया कि ये अप्रभावी हो जाए। क्या हो जाएगा? अप्रभावी, ये विधियां लागू नहीं रहेंगी। लेकिन मान लो भविष्य में, आपको पता है ना संविधान में, संविधान संशोधन करने का अधिकार किसका है? संसद। ये संशोधन कर सकता है संविधान में। मान लो ये संविधान के भाग 3 में ऐसा कोई संशोधन करे संसद, और उस संविधान संशोधन की वजह से, उस संविधान संशोधन की वजह से अब ये विधियां लागू हो सकती हैं। बात समझ रहे हो? देखो, मान लो मौलिक अधिकार में ये 6 क्लॉज है, ये लिखा हुआ है। इसमें से ये 2 विधियां ऐसी हैं, ये 2 मौलिक अधिकार में ये 2 प्रावधान ऐसे हैं, ये विधियां इनके विरुद्ध हैं। ये जो विधियां हैं ना संविधान के लागू होने से पूर्व, विरुद्ध हैं इसके, तो ग्रहण लग गया। लेकिन 2025 में संसद ने संविधान संशोधन कर इन दोनों को ही हटा दिया भाग 3 से। ये दोनों हट गई। अब ये दोनों हट ही गई संविधान से, तो अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची मौलिक अधिकार में, ये विधियां जिनका विरोध करती हों, तो ये ग्रहण हट जाएगा, ये विधियां लागू हो जाएंगी। समझे कि नहीं समझे? आच्छादन का सिद्धांत बस ये याद रखना है कि संविधान के लागू होने के पूर्व की विधियां, जो संविधान के लागू होने के बाद हमें मौलिक अधिकार मिला है, यदि ये विधियां इन मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं, तो इन विधियों पर ग्रहण लग जाएगा। और जब भविष्य में संसद कोई ऐसा संविधान संशोधन करे जिससे ये विधियां अब असंगत ना रहें, तो ग्रहण इन विधियों से हट जाएगा, ये जागृत हो जाएंगी, प्रभावी हो जाएंगी। क्लियर है आच्छादन का सिद्धांत? आइए, ये क्लियर है, वही है। अब आइए दूसरा है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी। ये क्या है? इसमें क्या बोल रहा है? देखो, आप संविधान लागू होने के पश्चात, अब ध्यान देना, ये क्या बोल रहा है? संविधान लागू होने के पश्चात यदि राज्य कोई भी ऐसी विधि बनाता है, अब देखो मैं इसको यही समझाता हूँ। कहाँ गया वो डायग्राम? ये तो हो गया आपका आच्छादन का सिद्धांत। अब इधर देख लेते हैं इसको। हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, ये लागू का डेट है। अब वो बोल रहा है कि संविधान लागू होने के पश्चात, राज्य मतलब समझ रहे हो ना, राज्य की परिभाषा केंद्र सरकार। हालांकि आप बता देता हूँ, यहाँ केंद्र सरकार अर्थ है उसका, केंद्र सरकार ही मौलिक अधिकार से संबंधित विधि बना सकती है और कोई नहीं। आगे समझ जाएंगे। मान लो कोई विधि बनाई, ये एक विधि बनाई लागू होने के पश्चात ना, राज्य यानी कि किसने बनाई? केंद्र सरकार, मतलब संसद से ये विधि पारित हुई ना।
ये एक विधि बनी। और आपकी विधि में जानते हो आप बहुत सारे क्लॉज होते हैं, बहुत सारे विधि के हिस्से होते हैं। ये क्या बोल रहा है? अब हमारा मौलिक अधिकार हमको मिल चुका है ना लागू होने के बाद। ये विधि का ये दो हिस्सा मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। ये दो, इस विधि का तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहता है कि यदि लागू होने के पश्चात राज्य ने कोई विधि बनाई है और उस विधि के कुछ हिस्से मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है मतलब समझ रहे हो ना, मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, आपके मौलिक अधिकार को छीनती हैं ये विधियां या कम करती हैं, तो विरुद्ध है, तो वो विधि पूरी की पूरी रद्द नहीं होगी, शून्य नहीं होगी। विधि का केवल वो हिस्सा अप्रभावी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जहां तक वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है या विरुद्ध है। ये बाकी विधियों के ये हिस्से लागू रहेंगे, लेकिन उस विधि का उतना हिस्सा अप्रभावी हो जाएगा जो आपके मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? पहला वाला क्या बोलता है? संविधान के लागू होने से पूर्व की विधियां, पहला वाला ना, और वो पूरी की पूरी विधि पर ग्रहण लग जाएगा। और ये क्या बोल रहा है? वो विधि जो संविधान के लागू होने के बाद बनी, लेकिन अगर वो विधि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो वो उसी हद तक शून्य होगी जिस हद तक वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। पूरी की पूरी वो विधि शून्य नहीं होगी, बाकी लागू रहेगा, और जो हिस्से विरुद्ध है वो अप्रभावी हो जाएगा। बात समझ में आया? कभी पढ़े थे इसके पहले? ये क्लियर है? आइए अब एक देखिए अधित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर कहते हैं इसे। आप देखो अंग्रेजी मीडियम वाला अंग्रेजी मीडियम पकड़े, वरना हिंदी मीडियम वाला हिंदी शब्द पढ़े। पहला क्या है? आच्छादन का सिद्धांत, दूसरा है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, और तीसरा है अधित्याग का सिद्धांत। वो मैसेज से जाए और वाणी बंद हो गया है। अच्छा, मैं तो वहीं पढ़ाऊँ। अधित्याग तो उन लोगों को सूचना मिल गया। ठीक है, क्या और क्या, ऐसे समय में एक्टिव जवाब देना चाहिए, तब पता चला। कई बार ऐसा होता है मैथ्स वाला आगे स्टूडेंट ही नहीं आए। आइए इसको समझिए, मैं हूं ना। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ये सिद्धांत दिया गया है। ये क्या है? जैसे आप हो, भारत का कोई नागरिक है, अब वो पता नहीं कुछ बौरा गया या गुस्से में है, उसने क्या किया, वो घोषणा कर रहा है कि मैं अपना मौलिक अधिकार त्यागता हूँ, संविधान ने जो दिया है मुझे, मैं उसको त्याग कर रहा हूँ। तो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का त्याग कर ही नहीं सकता। कारण क्या बताया सर्वोच्च न्यायालय? यदि मान लो ये संविधान आपको मौलिक अधिकार त्यागने का अधिकार दे दे, तो होगा क्या कि इससे समाज में जो निर्धन है, अशिक्षित है, उनका शोषण शुरू हो जाएगा। बड़ी चालाक लोग जाएंगे, उनको 10,000 15,000 दिए, उसको बोले कि तू लिखित में दे दे, तू अपने संविधान के मौलिक अधिकार त्याग रहा है। उसने लिखित में त्याग दिया, और उसके बाद फिर वही आपका शोषण करेगा आपके अधिकारों के। तो ये है अधित्याग का सिद्धांत। क्या आपको अधित्याग के सिद्धांत के अनुसार क्या आप अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वही दिया, गरीब और निरक्षर जनता यदि इनका परित्याग करेगी तो कुछ लोग उनका फायदा उठाएंगे। इसलिए इस अधित्याग के सिद्धांत के अनुसार अब कोई नागरिक अपना मौलिक अधिकार त्याग नहीं सकता। क्लियर है? क्लियर है ना? आइए
ओ अभी अच्छा, अब 14 से जाना है ना। नहीं नहीं, उससे पहले आप अनुच्छेद में जाओ ना, पहले अनुच्छेद याद करना है आपको। 12 और 13 मुझे बताना इसलिए था कि समझाना था। अब सबसे पहले तो आपको पूरे पूरे मौलिक अधिकार के क्रम से अनुच्छेद और उसका कंटेंट याद होना चाहिए। ठीक, 12-13 समझ गए। 12 में परिभाषा है और 13 में कुछ अलग चीज़ बताया। अब आपको मौलिक अधिकार, जो अधिकार हैं वो प्रॉपर शुरू होते हैं। अब देखिए, सबसे पहला है आपका समानता अधिकार। तो 14 से लेकर 18 तक आप जो अनुच्छेद पढ़ेंगे वो समानता का अधिकार से संबंधित है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18। देखो, पहले इसको आपको याद रखना होगा। सबसे पहले है आपका मौलिक अधिकार समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18 तक। 14 से 18। उसके बाद आया आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक? 19 से लेकर 19, 20, 21, 22, ये 22 तक। फिर आ गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, ये आपका 23-24, ये 23-24। फिर आया आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह आपका हो गया 25 से लेकर 28 तक। फिर आया आपका शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार। यह आपका हो गया 29-30। और लास्ट वाला है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका हो गया 32। एक ही अनुच्छेद है 32। बीच में वो संपत्ति का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद गायब हो गए। यह है आपके वो 33, 34, 35 हम भी देखेंगे, वो थोड़े अन्य प्रकार के वो देखेंगे। यह है आपके प्रॉपर ना। सबसे पहले ये याद होना चाहिए आपको। सबसे पहला है समानता का अधिकार, कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18। 14 से 18। फिर उसके बाद आएगा स्वतंत्रता का अधिकार। कितने हैं? 4। 19, 20, 21, 22। 19 से शुरू होगा, 19, 20, 21, 22। फिर आएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। 2 ही आर्टिकल है, 23-24। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। फिर आएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 4 है, 25, 26, 27, 28। 25, 26, 27, 28। देखो 14, 15, 16, 17, 18। यहाँ कितने हैं? 5। यहाँ कितने? 4। यहाँ 2। यहाँ फिर से 4। यहाँ फिर से 2। और ये लास्ट में 1। ये आपको पढ़ना है। इतने अनुच्छेद। पहला समानता का अधिकार 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। उसके बाद है शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार 29-30। शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार 29-30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। आइए अब अंदर चलते हैं भैया। 14। अब एक एक आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक आपको उसकी अनुच्छेद और उसके विषय वस्तु याद रखना होगा। विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का संरक्षण, यह अनुच्छेद 14 का मैटर। अनुच्छेद 14 क्या है? विधियों के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण है भैया। यहाँ समान जोड़ो तो विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण। कंटेंट पूरा याद रखना।
विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। 15 याद रखिएगा, ये यहाँ से भी प्रश्न पूछ देगा। धर्म, देखो धर्म जाति एक साथ आना चाहिए। धर्म जाति, देखो जाति को ना यहाँ कर लेना, थोड़ा याद करने की दृष्टि से अपन ना इंटरचेंज करते हैं। यहाँ जाति और लिंग दोनों को इससे पहले ले आना, धर्म के बाद, मूल वंश बाद में रखना, क्योंकि धर्म जाति एक साथ आता है, याद रहेगा। धर्म जाति और लिंग, धर्म जाति लिंग, दो और क्या है, वंश, मूल स्थान और वंश, मूल स्थान और वंश। ये याद करने की दृष्टि से आसान है। धर्म जाति लिंग मूल वंश और जन्म स्थान, ऐसा करते है ना। धर्म जाति लिंग मूल वंश, मतलब वंश ही है वो, और जन्म का स्थान, और जन्म का स्थान। ये 5 आधारों पर भेदभाव का निषेध आपका मौलिक अधिकार है। भेदभाव का निषेध, भेदभाव का निषेध कर नहीं सकते, निषेध है, ये आपका मौलिक अधिकार। तो 15 क्या है? कहाँ होता है? अरे होने को बहुत कुछ होता है, होने को बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर कोई आपसे इन आधारों पर भेदभाव करता है, प्रमाण इकट्ठा करो, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ, सुप्रीम कोर्ट लगा देगा। लोग असल में देखो, लोगों के पास 2 कारण है। एक तो जानते ही नहीं है, अज्ञानता है, और अगर जान भी गए तो हिम्मत नहीं करते। कौन जाही सुप्रीम कोर्ट, कौन पंगा ले ही, कौन दुश्मनी ले ही, ये वाली चीज़ हो जाती है। लेकिन करना चाहिए। संविधान आपको अधिकार देता है, यदि किसी भी दृष्टि में कोई आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे कोई नेता हो, लड़ना चाहिए। चलो भैया, 14 क्या है? विधि का समान, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। 14 विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। 15 धर्म जाति लिंग मूल वंश जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 15 क्या है? धर्म, 5 आधार हैं। 15 भेदभाव का निषेध है 5 आधारों पर। भेदभाव का निषेध 5, कौन कौन से? धर्म जाति लिंग मूल वंश जन्म का स्थान। प्रश्न यहाँ से भी बन जाएगा, वो कौन से आधार है भैया अनुच्छेद 15 जिसमें भेदभाव का निषेध है? यही आधार, धर्म जाति लिंग मूल वंश जन्म स्थान। 16 लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, सीधा सा मतलब लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी। लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये 2 बार हो गया क्या? अवसर की, ये आपका अधिकार है, मतलब आप सभी को समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। लोक नियोजन में अवसर की समानता। 16 क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। 15 क्या है? 14 क्या है भैया? विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण। 15 क्या है? भेदभाव का निषेध 5 आधारों पर, 5 आधारों पर भेदभाव का निषेध। कौन कौन से? धर्म जाति लिंग मूल वंश और जन्म स्थान। ठीक। 16 सरकारी नियोजन में अवसर की समानता। 16 सरकारी नियोजन में अवसर की समानता। 16 सरकारी नियोजन में वही लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता जानते हो? छुआछूत, इसका अंत है, ये आपका मौलिक अधिकार है। कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत करता है तो वो उसके मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हो आप। 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। तो ध्यान दे लो, यहाँ पर समस्या देखो, जानते हो क्या है? समस्या ये है कि जो सवर्ण है वो तो करते ही, थोड़ा बहुत कानून का डर है तो पब्लिक प्लेस में दिखाते नहीं हैं, बता रहा हूँ तुमको। वरना आप ऐसे ऐसे इंटीरियर इलाकों में जाओगे, वो दलितों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, बहुत बुरा ना। और
वो तो छोड़ो, सवर्णों की बात छोड़ो, ये जो ओबीसी है ना, ये तक करते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में बैठा दिया गया। सब ने दलितों, ये खासकर ब्राह्मणों ने, जो सवर्ण हैं, इन लोगों ने दलितों की इतनी उपेक्षा की है कि वो ओबीसी के मन में भी बैठ गया, अरे उसका छुआ पानी नहीं पिएंगे, अब मान लो चाय पीने आ गया कोई तो कप और बर्तन अलग से रखेंगे। मैं देखा हूँ ये चोचले, ओबीसी भी ऐसा करते हैं। ओबीसी इस बात पे खुश रहते हैं कि हमसे भी नीचे कोई है। ब्राह्मण और क्षत्रिय सवर्ण हो गए, है ना। उन लोगों ने एक बड़ी जनसंख्या को खुश करने के लिए ये बोल दिया, देखो देखो भाई, तुम बीच के हो, दलित तुमसे नीचे आते हैं, तो ओबीसी खुश हो गए, हमसे भी कोई नीचे आता है। ओबीसी इसलिए खुश हो गए। और ओबीसी भी अति करते हैं, ओबीसी भी भेदभाव करते हैं, वही सोचे सोचे कि हमसे नीच जाती है। जबकि मैं आपको बता दूं, धर्म, जातियां, ये सर्व इंसानों के बनाए गए माया जाल है। किसने बनाया है? ब्राह्मणों ने बनाया। सीधी सी बात, एकदम स्पष्ट। मेरी बातों से बहुत लोगों को बुरा लगता है ना, इसीलिए मेरे ऊपर FIR भी होते हैं। अभी जो मैं बीच में अंदर गया था वो इसीलिए गया था। पता है कि नहीं पता? नहीं पता है ना। ना, ये अंदर बाहर मेरा हर साल चलता रहता है, क्योंकि मैं सिस्टम से लड़ता हूँ ना। वो काका जब अति करत रही तो मैं वीडियो बना रहा हूँ एकदम गरियाते हुए। फिर साए साए जब अति करने लगा उसके लिए वीडियो बनाया कि छात्रों को ठग रहे हैं ये ओफी चौधरी। तो मेरे दुश्मन बहुत हैं, जरा सा मौका मिलता है तुरंत FIR करते हैं, मैं अंदर हो जाता हूँ। फिर 4-6 दिन बाद बाहर आता हूँ बेल पर ना। अभी ये ताज़ा है, अभी कितना महीना हुआ है? 1-1.5 महीना हो गया, 1 महीना हो गया। हाँ, 6 दिन था, मैं 6 दिन आया जेल से बाहर, बेल पे हूँ अभी। वो चलता रहता है। अस्पृश्यता का अंत ना, तो ना चाहते हुए भी मैं देखा हूँ एक समाज की, मैं ये बहुत बड़ी बात है, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हम इस समाज में रहते हैं, बचपन से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हम पर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है कि वो चाहते नहीं हैं, लेकिन देखना वो इसके साथ एक जाति सूचक शब्द बोलते हैं, ये बोल जाते हैं, देख लेना, है ना। चोर बोलेंगे बाद में, ये शब्द का ले आएंगे। वास्तव में सवर्णों ने इस शब्द का बहुत व्यापक इस्तेमाल किया, उनको गरियाते हुए, गाली देते हुए। वही ओबीसी भी सुनते रहे। तो ना चाहते हुए भी, मतलब हमारे मन मस्तिष्क में शब्द वैसा बैठा दिए इन लोगों ने कि बहुत सारे चाहते नहीं हैं किसी को जाति सूचक बोलना, लेकिन ऐसे ही बोल रहा, छोड़ बे, चोरी चमारी करता है। चोरी के साथ जोड़ दिया, ये जाति सूचक शब्द है, गाली है ये। मतलब आप कोई भी चोरी कर रहा है तो आप सोचते कि वो चमार है ना, तो ये गाली के रूप में इसका, तो इस पर ध्यान दिया करो ना। ये शब्द का बहुत ना चाहते हुए भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं करना। और कोई हो गया, किसी को बुरा लग गया ना, रिकॉर्ड, हम क्या बोले चोर चमार बोले हूँ का, बस हो गया, पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। बेल नहीं मिलेगा, 3 महीने तक जेल में सड़ोगे तभी बेल मिलेगा, 3 महीने बाद, है ना। मैं तुमको डरा इसलिए नहीं रहा हूँ कि कानून ऐसा है, SC ST एक्ट। मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि ये समाज इस तरह जाने अनजाने में भी उनका अपमान करता है। तो आपको अपमान नहीं करना है। ये धर्म, ये हिंदू मुस्लिम, ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। जातियाँ, ये सब प्रोपेगेंडा है समाज को बांटने की, वरना ऐसा कुछ नहीं। याद रहे, 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। 18 है, आप शॉर्ट में याद रखो, कंटेंट बाद में देखेंगे, उपाधियों का अंत। बस सीधा याद रखो, उपाधियों का अंत, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। 14 क्या है? विधि के, वो प्रॉपर याद रखो, बड़े एग्जामों के लिए तोड़ के पूछ देगा। विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण। 15 भेदभाव का निषेध 5 आधारों पर: धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जनसंख्या। 16
सरकारी नियोजन में अवसर की समानता। 16 सरकारी नियोजन में अवसर की समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत। 17 अस्पृश्यता का अंत। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। 18 उपाधियों का अंत। फिर से 14 विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण। 15 धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 16 सरकारी या लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का। याद होना चाहिए, है ना। हम याद करेंगे, रट डालेंगे, इसको खत्म होते होते ना आर्टिकल तुम्हारे अंदर बैठा दूंगा। अब आइए, अब शुरू, ये तो हो गया समानता का अधिकार। अब शुरू होगा स्वतंत्रता का। अब शुरू होगा स्वतंत्रता का अधिकार। 19, 20, 21, 22। 19, 20, 21, 22 आप इसके तहत पढ़ेंगे, है ना। चलिए भैया, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 ना, आइए, ये अनुच्छेद 19 आपको याद रखना है। ये देखो, एक काम करो, ये जो 19 एक ख है ना, अलाइन करो तो इसको, ये अलाइन होगा। नोट्स में भी, नोट्स पीपीटी अलाइन होगा। ये अनुच्छेद 19 के तहत अब आपको ये देखना है। देखो, अब आप ध्यान से सुनिए, संविधान में आपको कुछ कुछ कैसे दिखाई दे। जैसे आपने पढ़ा 21 का पढ़ोगे, अनुच्छेद 19 21 का, देखो 21 का, एक तो ऐसा पढ़ोगे आप, एक आप देख रहे हो अनुच्छेद 19 का 1 का क, एक ऐसा देख रहे हो आप। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। सुनो, अगर किसी अनुच्छेद के सामने बिना ब्रैकेट के ऐसे क ख ग लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। मूल संविधान में ये नहीं था, बाद में जोड़ा गया। 21 अनुच्छेद केवल 21 था, उसी के साथ जोड़ के 21 का बना दिया, जोड़ दिया, घुसा दिया। इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 19 का बहुत सारे खंड हैं, 1 2 3 4, 19 के 1 2 3 4 बहुत सारे खंड हैं, लेकिन 19 एक का क है। मतलब 19 का क्लॉज 1 और ये क्या हुआ, सब क्लॉज। मूल अनुच्छेद ये है, इसके बाद ये हुआ क्लॉज और ये हो गया सब क्लॉज। ध्यान रहेगा, मतलब ये है, शुरू से है ये। 19 के बहुत सारे हिस्से हैं और 19 का जो पहला हिस्सा है उसमें भी बहुत सारे हिस्से हैं, तो क ख ग घ नाम दिया है। तो 19 एक क याद रखना है आपको। जो हम पढ़ने वाले हैं किसमें, 19 एक क, 19 एक ख, 19 एक ग, इसमें क्लियर है। और इसका अर्थ क्या समझोगे आप, मूल संविधान में ये नहीं था। 21 का क्लॉज का वास्तव में संविधान संशोधन द्वारा बाद में जोड़ा गया है। क्लियर है बात ना। चलिए, अनुच्छेद 19 के तहत आप 6 स्वतंत्रता के अधिकार पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 के तहत कितने स्वतंत्रता के अधिकार, 6। अनुच्छेद 19 के तहत कितने स्वतंत्र, देखो मौलिक अधिकार भी कितने हैं, 6। और 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार भी कितने हैं, 6। 19 के तहत ना, 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार भी कितने हैं, 6। ये भी क्रम से याद होना चाहिए। 19 के तहत जो 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार है, क्रम से याद होना चाहिए। मेरे को देखो याद रहेगा, मैं बोल रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ, भाषण देने बोलने की स्वतंत्रता, सिंपल सा बोलने की स्वतंत्रता। अब मैं पागल थोड़ी हूँ कि ऐसे ही बोलूँगा, किसी के सामने तो बोलूँगा। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, सभा में। कहाँ बोल रहा हूँ, सभा में मैं बोल रहा हूँ। कहाँ बोल रहा हूँ, सभा में। तो सभा करने का अधिकार। क्यों बोल रहा हूँ, कोई तो मकसद होगा। मैं बोल रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ, सभा। क्यों बोल रहा हूँ, चलो आओ संगठन बनाते हैं। क्यों बोल रहा हूँ, चलो आओ सम्मेलन, सॉरी ये क्या है, सम्मेलन ना, वो वही है, सम्मेलन सभा एक ही बात है ना। सम्मेलन या सभा में बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, चलो आओ संघ बनाते हैं, चलो आओ संघ बना। फिर संघ बना क्या करबो,
घूमे पर निकलबो जुलूस लेके, है ना। तो विचरण, संचरण, संचरण मतलब घूमना, संचरण ना, चलो संचरण करने चलते हैं। संचरण निकले, अब थक हार के कहाँ आ जाएंगे वापस, अपने निवास आ जाएंगे, निवास का। और फिर अगले दिन से रोज रोज थोड़ी जुलूस निकालें, अगले दिन से अपने रोजी रोटी में बिजी हो जाएंगे, आजीविका में। तो ये देखो क्रम से बोलने का अधिकार, कहाँ बोल रहा हूँ, सम्मेलन करने का, सम्मेलन में बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, चलो संघ बना, तीसरा हो गया संघ बनाने का, संघ बना कहाँ जाएंगे, संचरण करने जाएंगे, घूमने, संचरण का अधिकार। फिर थक जाएंगे संचरण करके तो कहाँ आएंगे, निवास, निवास करने का अधिकार। अगले दिन से आजीविका, तो आजीविका का अधिकार, रोजी रोटी में बिजी हो जाएंगे। ये क्रम से याद रहेगा आपको। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार के स्वतंत्रता, लेकिन याद रहे 19 के क में नहीं है, 19 एक के क में है। क 19 एक का क, 19 एक का ख, क ख ग घ, ये क्या है, क ख ग घ, अंगा होता है, गड़ा होता है, अंगा। अंगा में नीचे ड होता है कि इधर बिंदु कहाँ होता है, बाजू में होता है ना, ये दे, ये दे, पता है ना, अंगा के बागल में होता है अंगा। च गायब है, आप मन में नहीं है, च गायब है। ये देखो यहाँ च गायब है, कायदे से क्या होना चाहिए था, च होना चाहिए था, लेकिन च गायब है। असल में इस च में संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति अर्जन का। भारत के किसी भी हिस्से में आप संपत्ति खरीद सकते थे, वही संपत्ति के अधिकार का हिस्सा था, वो च में था। लेकिन जब संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटाया गया तो यहाँ से भी हट गया, इसीलिए च गायब है। फिर सीधे आएगा छ, याद रखना है आपको, अंगा के बाद छ, च गायब है ना। तो अनुच्छेद 19 का एक क ख ग घ अंगा और च, लाइन से सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति का, दूसरा सम्मेलन का अधिकार, दूसरा सम्मेलन का अधिकार, तीसरा संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, तीसरा संघ बनाने का अधिकार, चौथा संचलन का अधिकार, चौथा संचलन का अधिकार, पांचवा निवास का अधिकार, और अंतिम में आजीविका। आजीविका मतलब रोजी रोटी कमाने का अधिकार, आजीविका का अधिकार। क्लियर है बात, ये 6 क्रम से। लेकिन याद रहे अनुच्छेद 21 का क वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 एक का क वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर 19 एक का ख सम्मेलन करने का अधिकार, 19 एक का क ख ग संघ बनाने का अधिकार, 19 एक का क ख ग घ संचरण का अधिकार, अंगा, अंगा निवास का अधिकार, और च गायब है, फिर सीधे छ आ जाएगा, 19 एक छ आजीविका का अधिकार। समझ गए। हैव अ ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक लो, क्लास हो गई। चलो अरे 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और ये निस्ता छोड़ो, आप बाद में देखेंगे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, 21 का प्रारंभिक शिक्षा मतलब ये बाद में जोड़ा गया है, वो सब बाद में देखेंगे, ये बाद में जोड़ा गया है। 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक बोले तो प्राइमरी ना, प्राइमरी तक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं, अरे यार सुधारो इसको, निरोध है ये, निरोध ना, कुछ, हाँ निरोध है, लेकिन इस निरोध का अंतर अलग है, वो अर्थ नहीं है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, ये क्या है भैया। 1900 जान गए आप, स्वतंत्रता के 6 अधिकार। 20
अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 19 स्वतंत्रता के 6 अधिकार। 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि, तो आप दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण याद रखने के लिए शॉर्ट में भी कर सकते हैं। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि कब होगी? अपराध के लिए ही तो होगी। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 22 गिरफ्तारी, शॉर्ट में याद रखो, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। 22 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 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। 14 विधि के समक्ष समता एवं विधि का समान संरक्षण। 15 भेदभाव का निषेध। 5 आधार: धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान, मूल वंश, जन्म स्थान। 16 सरकारी नियोजन में अवसर की समानता। 16 सरकारी नियोजन में अवसर की समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। 18 उपाधियों का अंत। ये हो गया पहला समानता। फिर शुरू हो गया स्वतंत्रता के अधिकार। 19 सबसे पहले 19 के तहत 6 स्वतंत्रता के अधिकार। पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा संचरण की स्वतंत्रता। 5वां निवास की स्वतंत्रता। 6ठा आजीविका की स्वतंत्रता। 19 हो गया। 20 क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ये बार बार याद भी ऐसे ही किया जाता है ना, बार बार टुकड़े टुकड़े में जोड़ जोड़ के सिल के याद किया जाता है। अब आइए 2 अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का अधिकार मत बोलना, साला अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आपको शोषण का मौलिक अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है कि कोई किसी का शोषण न कर सके। 23 मानव व्यापार एवं बाल श्रम पर प्रतिषेध। 23 मानव व्यापार एवं बाल श्रम पर प्रतिषेध। 23 मानव व्यापार एवं बाल श्रम पर प्रतिषेध। 23 मानव व्यापार एवं बाल श्रम पर। 24 कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध ना। आप लोग किसी दुकान में जाते तो कहीं पे कुछ लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? 14 साल, 15 नहीं 14 साल। हमारे यहाँ 14 साल से कम उम्र का बच्चा कार्य नहीं करता, ऐसा लिखा रहता है। वो इसीलिए लिखा रहता है। निषेध मतलब प्रतिबंध, प्रतिषेध मतलब प्रतिबंध, निषेध भी मतलब वही है, वही है। प्रतिबंधित है ये सब। मानव व्यापार एवं बाल श्रम पर प्रतिषेध मतलब आपका एक मौलिक अधिकार है, मुझे कोई बेच नहीं सकता। मानव व्यापार मतलब वही होता है कि मुझे कोई बेच नहीं सकता। और क्या बोला है? बाल श्रम। बाल श्रम बोले तो मैं किसी बच्चे से ज़बरदस्ती आप श्रम नहीं करवा सकते, किसी बच्चे से श्रम नहीं करवा सकते। असल में बाल नहीं है, वो बलात् है। लिखो तो चेंज करो इसको। मानव व्यापार एवं बलात् है ये, बलात् श्रम पर प्रतिषेध। बलात् मतलब जबरदस्ती, आपसे कोई श्रम नहीं करा सकता, है ना। रिक्शा वाला बैठा है,
आप दांत खोद रहे अपना, तुम कहा ए रिक्शा वाला चलोगे, और बोला नहीं जाता, तो उसको फोर्स नहीं कर सकते। और आप फटाक से बोल देगा 23 नहीं पढ़े इसका, कोई ज़बरदस्ती मेरे से श्रम, मेरा मन नहीं है, मेरी मर्जी ना, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप, ज़बरदस्ती किसी आपसे श्रम नहीं करा सकते, वो नहीं करना चाहता। ठीक, तो 23 है मानव व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिषेध, और 24 है बालकों का कारखानों में नियोजन पर प्रतिषेध। बालकों का 23 क्या है, मानव व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिषेध, मानव व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिषेध। 24 है कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। फिर से 14 क्या है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। 15 क्या है, भेदभाव पर का निषेध, भेदभाव का निषेध 5 आधारों पर, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्मस्थान। 16 क्या है, सरकारी लोक नियोजन या सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। 18 क्या है, उपाधियों का अंत। ये हो गया समानता का अधिकार खत्म। अब स्वतंत्रता के अधिकार 4 में चलेंगे। सबसे पहले 19 में स्वतंत्रता के 6 अधिकार बताए गए, है ना, क्रम से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचरण करने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, आजीविका की स्वतंत्रता। 19 हो गया। 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। फिर ताज़ा अपन देखें शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2, 23, 24। 23 क्या है, मानव व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिषेध। 24 कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। अब आगे हम चौथे मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 4 अनुच्छेद हैं 25 से लेकर 28। आइए 25, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अब देखो छोटे एग्ज़ामों में इतने डीप नहीं जाता है, लेकिन ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ामों में अब वो इसके अंदर भी जा सकता है। बोलेगा भैया किसकी स्वतंत्रता है धर्म के रूप में। एक पहला है हिस्सा के आबाद रूप से मानने की, दूसरा आचरण की, और तीसरा प्रचार। 3 शब्द, ये भी मतलब ये चारों शब्द आपसे पूछ सकता है। अंतःकरण की मतलब 25 में 4 शब्द के महत्व हैं। यही टिपिकल होता है, अचानक आपने कल्पना नहीं की और ऐसे प्रश्न आपके सामने आ जाए, फिर आप जानते हुए भी नहीं। 4 शब्द है 25 में, अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण की और प्रचार। 4 प्रकार की स्वतंत्रता है आपके पास। अंतःकरण मतलब अंदर से आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। अबाध रूप से मानने की, कोई आप कैसे भी मानते हो, किसी भी धर्म को कोई रोक नहीं सकता। तीसरा है आचरण, आप जिस धर्म को मानते हो उसके अनुसार आप आचरण कर सकते हो ना। और चौथा है प्रचार की स्वतंत्रता, आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हो ना। इसी की वजह से तो बवाल होता है। हाँ, तो मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, अभी क्या हो रहा है, अभी जो मौजूदा सरकार है
ये कड़वी सच्चाई है कि हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाकर इनकी राजनीति चलती है, और हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाकर किया क्या जा रहा है कि हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं वो इतने पाखंड फैला रहे हैं अभी, और इतने प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि सारे लोग ज़बरदस्ती कि केवल एक सनातन धर्म को मानने वाले लोग रहें, बाकी सनातन के अलावा कोई और है उनके विरुद्ध नफरत फैलाया जा रहा है। तो इसके आड़ में क्या किया जा रहा है, आप सब सनातनी बनिए, सब ना, यही है। लेकिन ये है वो जो दिखा रहे हैं। अब मैं इसके अंदर चलता हूँ और आपको वास्तविकता बता देता हूँ। आप इसी के चक्कर में देख रहे हो कि हिंद सनातन धर्म का ठेका ब्राह्मणों ने लिया हुआ है ना। ब्राह्मण अब तरह तरह के एकदम बच्चा बच्चा धंधे पे उतर आए, देख रहे होगे पाखंड। एक तो मोटा सा था ना दिल्ली का, जो कोई नाम है उसका, बहुत पाखंड करता, राधे राधे करता है जो, है ना, खूब ड्रामा कर रहा है। माहौल ही ऐसा बन गया, मतलब बच्चा बच्चा भी धर्म की आड़ में धंधे पर उतर आए। बेवकूफ बनाओ, पाखंड करो, धंधा करो। अब इसी में कुछ लोग अब मुद्दा उठा लिए हैं कि हिंदू एकता का मतलब सारे गैर मुसलमान सारे हिंदू धर्म में एक हो जाओ। वास्तव में होता ये है कि जब सारे हिंदू धर्म को देखो, बहुत सारे लोगों ने इसी पाखंड की वजह से 6ठी शताब्दी ईस्वी में हिंदू धर्म का त्याग कर दिया, बौद्ध बन गए, जैन बन गए ना। यही पाखंड था वजह, अति ब्राह्मण शोषण और अति ब्राह्मण पाखंड। इसी से त्रस्त होकर बहुत सारे लोगों ने, तो मैं तो बोलता हूँ पूरे भारत ने त्याग दिया। यही सच है, मैं बोलता नहीं हूँ, ये सच है। लेकिन मौजूदा सरकार इन तथ्यों को छुपाती है। आप किसी भी मंदिर में जाइए, आप देखेंगे वो मूर्ति बुद्ध की तरह बनी हुई है, जबकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब यही कोई आ जाए ना मेरे सामने तो मैं बताऊं, शास्त्रों और वेदों में सनातन धर्म को निराकार माना गया है। क्या माना गया? निराकार। ईश्वर का कोई आकार नहीं है ना, निराकार। ठीक। अब बौद्ध धर्म सब ने अपना लिया त्रस्त होके। बुद्ध का फिलॉसफी दर्शन को लोगों ने इतना स्वीकार किया, माना कि लगभग पूरा भारत नहीं, पूरा एशिया बौद्ध हो गया, एशिया ना। उसके बाद बुद्ध के मृत्यु के पश्चात हुआ ये कि फिर बुद्ध जब तक जीवित रहे तो बौद्ध बहुत फला फूला। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात वापस ब्राह्मण पावर में आ गए। जो भी राजा हुए फिर उन्होंने पकड़ लिया राजाओं को, और उसके बाद राजाओं को अपने वश में लेकर पूरे बौद्ध विहार मूर्तियों को तोड़वाना, विध्वंस करना शुरू किया। लेकिन कितना तोड़ लेते, इतना बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया था, इतने लोगों ने। असल में ये सनातन धर्म ब्राह्मण धर्म कहलाता है, पहले ब्राह्मण धर्म कहलाता था ना, या वैदिक धर्म। इसका नाम क्या था? ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म, है ना। अच्छा, फिर क्या किया कि वापस इन लोगों ने धर्म वापसी कराना शुरू किया। राजाओं का संरक्षण मिल गया, सबको वापस है, तोड़ो बौद्ध कोई धर्म नहीं, वापस आओ हिंदू धर्म अपनाओ, ब्राह्मण। अब बाद में इन्होंने ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मणों का बनाया हुआ धर्म, इसलिए ब्राह्मण धर्म कहा जाता था। और ये धर्म वेदों पर आधारित था, इसलिए वैदिक धर्म कहा जाता था। वेद किसने लिखे? ब्राह्मणों ने लिखे। यानी आपको बताया गया है क्या? ईश्वर का लिखा हुआ है। और सारे धर्म ने ये पाखंड अपनाया है, सारे धर्म ने। कुरान कहाँ से आई? ईश्वर ऊपर से बोल रहा था, कोई नीचे लिखा है। वेद ऊपर से कोई बोल रहा था, ईश्वर नीचे कोई लिखा है। बाइबल कहाँ से? उसका भी चमत्कार है, हवा में उड़ते हुए। सब ने ये चमत्कार जोड़ दिया, पाखंड जोड़ दिया, तीनों ने भी जोड़ दिया। फिर सारे बौद्ध विहारों मंदिर कितना तोड़ते थे। इन्होंने क्या किया? अब इसी सनातन धर्म को अब
अब निराकार से साकार कर दिया। उन ब्राह्मण मूर्तियों को कपड़ा वपड़ा पहना के हिंदू देवी देवता बना दिया। सच्चाई जानते हो आप? जितने भी आज शिव देखो सांप के ऊपर लेटे हुए, बुद्ध की मूर्ति बनेगी सांप ऐसे पांच वो करते हो, उसी से प्रेरित होकर विष्णु का चरित्र बना दिया। कमल भी जुड़ा हुआ है बौद्ध धर्म से, तो कमल के ऊपर ब्रह्मा को बैठा के ब्रह्मा बना दिया, है ना। तो ये सारे जो आपके काल्पनिक देवी देवता है, जो निराकार था धर्म, इसमें ईश्वर का आकार ही नहीं था। अब मजबूरी में कि इतने बौद्ध मंदिर कितना तोड़ेंगे, कितने मूर्ति तोड़ेंगे, अब क्या बोल दिया, अब आकार मूर्ति बना दिया, मूर्ति पूजन शुरू कर दिया। उन्हीं बौद्ध, तुम चले जाओ पुराने से पुराने मंदिर में, जो पुराने हैं, नया बने हुए की बात नहीं कर रहा हूँ। कहीं गाँव में जाओगे ना, देखना बहुत पुराने पुराने खंडहर टाइप के मंदिर मिलेंगे। मूर्ति को ध्यान से देखना, ढके होंगे, कभी सोचना तो कपड़ा निकाल के देखना, बुद्ध की मूर्ति होगी। बुद्ध की मूर्ति की बहुत सारी खासियत है, जो मैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। उन मूर्तियों में अधिकांश आपको देखना से चट्टा चट्टा मिलेगा सिर में, जैसे बुद्ध का था ना, ऐसे चट्टा चट्टा गुच्छा गुच्छा बाल, वैसे ही दिखेगा। उसको बना दिए कहीं शिव भगवान है ये, तो कहीं बना दिए ये हनुमान भगवान, सब ढक ढुका दिए भगवान। इसीलिए आप जाओगे बड़े बड़े जो मंदिर हैं, पुराने प्राचीन मंदिर, वहाँ लिखा रहता है फोटो खींचने पर प्रतिबंध है। वो इसीलिए क्यों फोटो खींचने पर प्रतिबंध है भाई? क्यों आप जा रहे हो अपने ईश्वर का फोटो खींचने पर, क्यों प्रतिबंध है? सोचा है कभी? है? हाँ, वो सब कहीं बुद्ध की मूर्ति को ही माता काली माई बना दिए, रंग पोत दिए और काली माई बना दिए। उसके बाद एक रवि वर्मा था, सुनो, पहली बार ईश्वर का चित्रण, हिंदू सनातन धर्म के ईश्वर का चित्रण किसने किया था? रवि वर्मा, एक राजा था, ये पेंटर था। उसने पहली बार अपनी कल्पनाओं में इन ईश्वर, सनातन के ईश्वरों का काल्पनिक चित्रण किया। उसने ही बनाया राम ऐसे, शिव ऐसे, शिव का वो बना दिया, हनुमान ऐसे, बस उसी को देखा देखी उनको वही रूप दे दिया गया। तब से माना, है ना, 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य का पद बनाया गया, तब से ये सब शुरू हुआ है। मैं आग नहीं उगल रहा हूँ, या मैं तुमको धर्म के खिलाफ नहीं भड़का रहा हूँ। तुम मानो जिसको तुम्हारी आस्था है, मानो, क्योंकि हजारों वर्षों से तुम्हारे मन में भर दिया गया है। घर में हमारे माता पिता वही करते आए, बचपन से हमको सिखाते हैं, बेटा जय कर भगवान, है ना, तो हम भगवान को मानना शुरू कर दिए। बेटा खा ले, खाना खा ले, निदबाऊ आ जाएगा, हम राक्षस को मानना शुरू कर दिए, भूत पिशाच को मानना शुरू कर दिए। जबकि न भूत है, न पिशाच है, न ईश्वर है, इन सब की कल्पना मानवों ने ही की है। कोई धर्म नहीं है, इस्लाम हो, सनातन, ये सारे धर्म मानवों द्वारा बनाए गए हैं। सारे ईश्वर मानवों की कल्पना है। कुछ कुटिल लोगों ने इनको हथियार बनाया, और इस धर्म का मकसद है 3, शासन, शासन करना। शासन जब होगा किसी पाखंड के माध्यम से तो शोषण होगा, और उसके बाद अंत में धंधा। देख लो, धंधा ही होता है। जाओ किसी मंदिर में जाओ, पैसा दो, वीआईपी दर्शन मिल जाएगा। ईश्वर भी अमीरों और गरीबों के हो गए ना। पैसा नहीं तुम्हारे पास तो तुम जाओगे, तुम्हारे पहुँचते इतनी लाइन लगेगी, कपाट बंद नहीं कर सकते। पैसा दो उन ब्राह्मणों को, देखो वीआईपी लाइन से अंदर। फिर आप किसी भी धार्मिक स्थल में चले जाओ, सबसे ज़्यादा लूट खसोट वहीं मिलेगी आपको। चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, एक से एक ठगी के उपाय रहेंगे वहाँ। अरे वो छोड़ो, मैं ये बमलेश्वरी का मैं ठगी का उपाय बताता हूँ। प्रसाद बेचते हैं ना लोग डब्बे में, 50 का 2, 50 का 3 बेचते हैं ना। एक डब्बे में 2 या 3 रुपया की भी आइटम नहीं है। क्या किया,
ये डब्बा लिया ट्रांसपेरेंट वाला, ऊपर फोटो चिपका दिया, नीचे फोटो चिपका दिया, साइड साइड में इलायची दाना बिछा दिया, बीच में मुर्रा भर दिया ना। अब आप देख नहीं सकते, आपको लगेगा डब्बा इतना बड़ा है, साइड साइड में इलायची दाना दिखा, आप ले लिया, अरे प्रसाद लेके जाए, खोले तो 2 रुपया की इलायची दाना है और 1 रुपया 50 पैसा का मुर्रा है बीच में, 2.5 चलो चलो, और डब्बा का भी कीमत थोक में लोगे तो 2-3 रुपया पड़ेगा, वो वाला 2 रुपया 3 रुपया, 5-5 15 रुपया का सामान आपको चिपका दिया 50 प्रसाद के नाम ना। और भी बहुत ठगी, चले जाओ अमरनाथ चले जाओ, कहीं चले जाओ, पता लगेगा। तो धर्म के नाम पर अब बताता हूँ कि क्या है, अभी जो ब्राह्मण पाखंड इतना चल रहा है ना, क्या है, सबको पहले एक हिस्से में लो, सब पागल हो जाएं, हम सनातनी, उसके बाद शोषण करना आसान हो जाए, फिर देखो अब फिर वही अति होगी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वाला, यही है सच। और दलित क्यों डरते हैं कि वही, क्योंकि दलितों को उनके पूर्वजों ने बताया ऐसी ऐसी अति हुई हमारे साथ, तो फिर से अगर वही काल आ गया तो फिर से वही हिस्स हो जाए। और ओबीसी अगर सोचते हैं ना तो तुमको नहीं मालूम, फिर वो वही होगा, फिर तुम्हारी ज़मीनें, तुम्हारे अवसर सब छिन जाएंगे, और केवल सवर्ण जो है, सारी नौकरियां, सारे संसाधन, जब सबका कब्जा उसी का होगा। तो बहुत सारी, अभी इसीलिए अशिक्षित लोगों को मूर्ख बनाना बहुत आसान होता है ना, लेकिन जब तुम ढंग से जब पढ़ लिख जाओगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि साला क्या है प्रोपेगेंडा। अब ये दुनिया भर के शास्त्री और ये सब जो पाखंड दिखाते हैं, गुरु जी हनुमान जी से बात होती है उसकी, टेलीफोन लगाता है, हाँ हाँ ये समस्या है आपकी, ये करो कल्याण होगा, बताओ। अरे ये सब पाखंड प्रोपेगेंडा है। बीजेपी इनको संरक्षण दे रही है, क्यों दे रही? आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है, उसके इशारे पर ये होता है। जब ऐसे पूरा कब्जे में ले लेंगे सबको ना, तब शुरू होगा नंगा नाच। किसका? ब्राह्मणों का। इतने मुट्ठी भर ब्राह्मण सबको नचा पाने में सक्षम क्यों हो पाते हैं? वजह यही है, ये धर्म के नाम पर आपको पागल बना दिया जाए, उसके बाद आपको चलाना बहुत आसान है ना, यही होता है। इसीलिए तो मैं अंदर गया था। मैं ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करता ये सब, है ना। गुरु जी या आज साले मेरे सामने आ, मैं लिखा था उसको टैग करके, बुला रहे मेरे को, लिख, आमंत्रित करता है मेरे को, जब तेरा सभा होगा मेरे को 10 मिनट के लिए माइक दे देना, मैं तेरा चमत्कार वहीं घुसेड़ दूंगा। बस वही सब है जो इनडायरेक्ट मेरे को लपेट कर FIR हुआ जो मेरे ऊपर। सीधे तो बोल नहीं सकता, सीधे मैं जो चुनौती दे रहा हूँ, बुला ना मेरे को अपनी सभा में, माइक दे, नहीं देगा। अपने चेले चपाटे एक्टर लोगों को खड़ा कर देगा, वो लोग ड्रामा कर देंगे इधर उधर, अब बाकी बैठे वाह 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 चमत्कार वाह वाह। साले एक तो हमारे देश की महिलाएं महामूर्ख हैं, इन्हीं की वजह से तो इनको शय मिलता है। खड़े हो जाएंगे, बाबा आप ही पार लगाओगे नैया हमारी बाबा। इतने पागल ना हो जाए कि कभी ये ब्राह्मण हागे और वो उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर ले। गोबर तो शुरू कर दिए हैं, गोबर शुरू कर चुके हैं। वो नहीं किया होगा, वो चूतिया बनाने के लिए तुमको, कि डॉक्टर भी देखो मानता है, चूतिया बनाने के लिए नहीं होगा। वो तुमको बताया गया होगा कि वो मेडिकल वाला डॉक्टर है। वो एक्टर है, वो सब एक्टर है। वो ऐसा क्यों दिखाया है
कि देखो भैया डॉक्टर भी मानता है सनातन को, गोबर खा रहा है मतलब बाकी लोग भी गोबर खाओ। ठीक, तो मानते हो तो प्रॉपर मानो, नाश्ते में रोज गोबर हलवा खाओ नमक वमक डाल के बढ़िया से। जब गर्मी में तुमको प्यास लगे तो गौमूत्र रखो यहाँ बोतल में ना, बढ़िया एकदम काला नमक मसाला वसाला मिला के ना, उन्हीं हराम खोरों को सामने ले जाकर दे दो, लो खाओ सर महाराज गोबर खाओ। यूपी में एक प्रज्ञा मिश्रा पत्रकार है, वो एक बोतल में ले ली थी और इतने जो मेन और इतने गोबर और गौमूत्र का प्रवचन देते तो तुम कुछ ना पैसा दो ना कुछ मत दो, सीधे एक बाल्टी गोबर ले जाओ महाराज, देना शुरू कर दो। देखो ठीक, तो अनुच्छेद 25 क्या है? अंतःकरण की, धर्म को आबाद रूप से मानने की, फिर आचरण की और प्रचार की स्वतंत्रता। 25 के 4 हिस्से हैं, है ना? अंतःकरण की, धर्म को आबाद रूप से मानने की, आचरण की और प्रचार की स्वतंत्रता। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 25 अंतःकरण की, धर्म को आबाद रूप से मानने की, आचरण की और प्रचार की स्वतंत्रता। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 धर्म की अभिवृद्धि संपोषण के लिए, बस इतना याद रखो, करो से छूट। आप सीधा शॉर्ट में क्या याद रखो? धार्मिक कार्यों के लिए करो से छूट, धार्मिक कार्यों को करो से छूट, कर नहीं लगता। एक और चीज, हिट, अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, कोई कर नहीं, ठगी करके अरबों की संपत्ति, तो तुमको क्या लगता है ये धीरेन्द्र शास्त्री 5 साल में अरबपति बन गए है ना? और तुमको सामने लेक्चर देगा ना, हमें मोह माया नहीं है। ठीक, करो से छूट, शॉर्ट में याद रखो। 27 धार्मिक कार्यों को करो से छूट। 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व उपासना, इतना याद रखो। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व उपासना की स्वतंत्रता। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व उपासना की स्वतंत्रता आपको याद रहना चाहिए, शॉर्ट में आर्टिकल इस तरह से याद रखो। 27 तो 25 क्या है भैया? अंतःकरण की, धर्म को आबाद रूप से मानने की, आचरण की और प्रचार की स्वतंत्रता। 4 हिस्से। 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 धार्मिक कार्यों को करो से छूट। 27 धार्मिक कार्यों को करो से छूट। 27 धार्मिक कार्यों को करो से छूट। 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व उपासना की स्वतंत्रता। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व उपासना की स्वतंत्रता। क्लियर? सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसी को मैं बोलता हूं शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार। 29-30 में सब कोई बात नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अल्पसंख्यक। असल में बाद में इसका जानोगे डिटेल कि अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ये है उन्हीं के लिए। अल्पसंख्यक देखो, मैं डिटेल बाद में बताऊंगा ना सिर्फ धार्मिक बल्कि भाषाई अल्पसंख्यक क्या होता है सब बताऊंगा। अभी फिलहाल याद करो 29 क्या है? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। 29 अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। 29 अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। 29 अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। फिर अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन, यह प्रशासन का अधिकार।
अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। 29 चीज क्या है भैया? पहला, अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। 30 क्या है? अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार। ये 30 हो गया। अब 32, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक, 31 गायब हो गया ना, क्योंकि 31 क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार भाग 3 में 2 जगह था, एक अनुच्छेद 31 में था और एक था 19(1)(4) में, तो दोनों जगह से हटा दिया। ठीक। 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब सीधे चलते हैं यहाँ आगे। 33, 34, 35 भी कभी लटके झटके मार देगा आपसे। आइए यहाँ देख रहा है 33, 34, 35। 33 मूल अधिकारों, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, गुप्तचर संस्थाओं, सेवाओं के लिए संसद प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब इनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है संसद द्वारा। 33 क्या है? संसद द्वारा सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, गुप्तचर के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। समझ गए? संसद द्वारा। 33 क्या है? संसद द्वारा सेना, अर्धसेना, पुलिस, गुप्तचर आदि के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। शॉर्ट में याद रखना, संसद द्वारा। 33 क्या है? संसद द्वारा सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, गुप्तचर संस्थाओं के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। 34 मार्शल लॉ में मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है। सीधा याद रखो क्या है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ और सब मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। मार्शल लॉ क्या होता है, मिलिट्री कूप क्या होता है, सब बताऊंगा। अभी फिलहाल क्या, मार्शल लॉ में मौलिक अधिकारों का रोकना, बस इतना है। 34 क्या है? मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन ना, सैन्य शासन। मार्शल लॉ में मौलिक अधिकारों पर रोक, बस शॉर्ट में याद रखो। 34 क्या है? मार्शल लॉ में मौलिक अधिकारों पर रोक। 34 मार्शल लॉ में मौलिक अधिकारों पर रोक। 33 क्या है? संसद द्वारा सेना, अर्धसेना बल, पुलिस, गुप्तचर आदि के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध या रोक, वही बात है। 34 क्या है? मार्शल लॉ में मौलिक अधिकारों पर रोक। और 35 क्या है? मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा प्रवर्तन। मौलिक अधिकारों का संसद द्वारा प्रवर्तन, ये याद रखना। मौलिक अधिकारों का संसद द्वारा प्रवर्तन। सब इसकी गहराई में जाएंगे, क्या अर्थ है क्या है, लेकिन आपको अनुच्छेद यदि पूछ दे तो पहले उसका प्लॉट तो तैयार रखो। कोई घर बनाना हो तो पहले क्या करोगे? इसका प्लॉट वो करो, स्केच बनाओगे, बेस बनाओगे, ये बेस है। इसके बाद आसान हो जाएगा इसके अंदर घुस के इसकी बारीकियों को जानना। ठीक, तो आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। इस पे काम कर लेना कि कल आप 14-15 पूरा अनुच्छेद आपको याद हो, 12 से लेकर 35 तक। तरीका शॉर्ट में, जैसा मैं बताया, शॉर्ट में और कीवर्ड बना सकते हो। कीवर्ड में बढ़िया जमा के लिखो और चिपका दो, याद कर लो पहले लिख लिख के, फिर रोज कंघी करते करते रिवीजन। ऐसा 3-4 दिन तक, जब लगे कि मन में बैठ गया ये निकाल दो, फिर दूसरा चार्ट कोई लग जाएगा। बात समझ रहे हो ना? ये तरीका होता है। क्योंकि आज आप पढ़े हो, इस गलत फहमी में मत रहना, वहाँ मैं फटाक से याद कर लेता हूँ, 3 दिन बाद खिचड़ी हो जाएगा ना। तो जैसा मैं बोलूँ करते जाओ, बस अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। एक्स्ट्रा दिमाग